जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2023 में पूछे गए सीडीपी प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे आगामी सीटेट एग्ज़ाम जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है में आप सभी लोग बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा पकड़ना। स्थूल गत्यात्मक कौशल वह बड़ी गतिविधियाँ व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं। घुटने के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना और भागना स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं, जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल वह छोटी गतिविधियाँ व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी छोटी मांसपेशियों के जरिए करते हैं। कलाई पैरों की उंगलियां, किसी चीज़ को पकड़ना या उठाना, लिखना, सुई में धागा पिरोना आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का अधोगामी सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। यह निकट से दूर तथा केंद्र से शरीर के कुछ हिस्सों तक पहुंचता है और फिर पहले छोरों का विकास होता है, उसके उपरांत अन्य हिस्सों का विकास प्रायः होता है। इसलिए विकास के प्रथम चरणों में बच्चा छोटी मांसपेशियों या सूक्ष्म चालक कौशल के बजाय मौलिक मांसपेशियों को विकसित करना शुरू कर देता है, जबकि विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में विकास सिर से पैर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसे मस्तकाधोमुखी या शीर्षाभिमुख विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? ऑप्शन ये है आस पड़ोस और मुद्रक संचार, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी विद्यालय और कानून, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सामाजिक नीति और धर्म, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? परिवार और आस पड़ोस, ये इसका आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चे के लिए परिवार और आस पड़ोस समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं, क्योंकि यहीं से बालक सर्वप्रथम समाजीकरण आरंभ करता है। इसी कारण से परिवार को बालक की सर्वप्रथम पाठशाला कहा जाता है। ये वो स्थान है जहाँ से बालक आदर्श नागरिकता का पाठ सीखता है। दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करना, नियमों का पालन करने के लिए कहा जाना, काम करने के लिए पुरस्कृत किया जाना और सार्वजनिक स्थानों पर कैसे व्यवहार करना ये सिखाया जाता है। ये सभी समाजीकरण के उदाहरण है जो किसी व्यक्ति को उसकी संस्कृति के भीतर काम करने में सक्षम बनाते हैं, जबकि विद्यालय, मीडिया, मुद्रक संचार, कानून और धर्म समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? तो निगमनात्मक रूप से किस में सोच सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक सक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए। दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध जाता है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
6 यानी कि 6। अनु का तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? कौन सा हो जाएगा? आप सभी कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का सही तरीका है। पाठ या मचान एक ऐसी तकनीक को संदर्भित करता है जो बच्चे की क्षमता बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही तरह का समर्थन प्रदान करता है। इसे आधारभूत सहायता के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोस्की के अनुसार यदि बच्चों को किसी समस्या के समाधान में थोड़ा सा सहयोग दिया जाए तो वो दूसरे के स्तर को प्राप्त कर जल्दी सीख जाता है। यह स्कैफोल्डिंग या पार मचान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है? तो लेव वाइगोस्की ने किसको बढ़ावा दिया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम। लेव वाइगोस्की ने सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया। वाइगोस्की ने इसे सहयोगी संवाद के रूप में कहा क्योंकि शिक्षार्थी ज्ञान की तलाश करता है। अधिक जानकार अन्य द्वारा प्रदान की गई जानकारी को आत्मसात करता है, फिर उस जानकारी का उपयोग अनेक कार्यों को निर्देशित करने के लिए करता है। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार पारस्परिक अधिगम सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। यहाँ पे निष्क्रिय लिखा है, जहाँ पे भी निष्क्रिय लिखा होगा किसी भी ऑप्शन में तो वो आंसर हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट आंसर नहीं होगा। सेकंड क्या है, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में। यहाँ पे सक्रिय है यानी कि एक्टिव, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन ऑप्शन वही होगा सही। थर्ड ऑप्शन क्या है, केवल व्याख्यान विधि के सीखने में सक्षम। केवल लग गया, जहाँ पे किसी भी ऑप्शन में केवल लगा होगा वो ऑप्शन किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। डी में क्या है, स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। असक्षम कभी भी नहीं ऑप्शन हो ही सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का एक भाग है जो प्रत्येक बच्चों की क्षमता में विश्वास करती है। प्रगतिशील शिक्षा के रूप में ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रगतिशील कक्षा में पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जैसे अधिगम सामग्री और अनुभवों से जोड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है तथा बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर और करके सीखने पर जोर देता है। अतः ये कह सकते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में समझा जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा से विद्यार्थी केंद्रित होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है तथा एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होती है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी को माना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10।
रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, स्थानिक। थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस पर डिस्कस करते हैं। NCERT के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का प्रतिपादन किया है, जो निम्न है। ये सब पूछा भी जा सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि को प्रतिपादित किए हैं। तो 8 प्रकार के कौन कौन हैं? भाषाई, तार्किक गणितीय, संगीतात्मक, शारीरिक संवेदी, स्थानिक, अंतर्व्यक्तिगत, अंतःव्यक्तिगत, प्रकृतवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। ये कथन क्या सुझाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। जेंडर, आपको बताना कि जेंडर क्या है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं और आकृति पाती है। यानी कि जेंडर एक सामाजिक रूढ़वादिता है। जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। जेंडर लोगों ने बनाया है और बच्चों के शुरुआती साल ही उसके आगे के विचारों को बनाते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें बचपन से ही समानता का महत्व समझाया जाए। जेंडर एक ऐसी सामाजिक संरचना है जो पुरुष और महिलाओं में भेदभाव करता है तथा उनकी भूमिकाएं भी निर्धारित करता है, जबकि सेक्स या लिंग एक जन्मजात जैविक गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों में से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी बच्चों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। ये कथन क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14। अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? तो अधिगम के लिए किस प्रकार का होना चाहिए? संदर्भित। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन संदर्भित होना चाहिए। इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी गति करने में उनकी मदद करेगी। अधिगम के लिए एक मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। आकलन 3 तरीके से होते हैं: अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नौचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 16 नंबर का क्वेश्चन है, वंचित वर्गों के संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, उचित समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? आपको ये बताना किस पे समावेशन की विचारधारा आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, समता, इक्विटी। समता के सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है, अर्थात स्कूल में सभी बच्चों को समता और समान अवसर देना चाहिए,
चाहे उनमें किसी प्रकार की विभिन्नताएं और अक्षमता मौजूद हो। RTE 2009 के अनुसार सभी श्रेणियों के छात्रों को एक ही छत के नीचे यानी समावेशी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में दी गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित तथा समान शैक्षिक अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा आकुल होना। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकास में ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता यानी कि आकुल होना अभिलक्षण होते हैं। इसे ADHD कहा जाता है। ADHD की समस्या ऐसे परिवारों में अधिक बिगड़ सकती है जहां घर में तनाव का वातावरण रहता है और जहां बच्चों में पढ़ाई पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। ADHD एक विकासात्मक विकार है। यह एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। यह प्रायः बचपन में प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? आपको यह बताना है इसमें से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वो एक कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं। फर्स्ट तो होगा नहीं। सेकंड क्या है? वो नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? वो अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़ जाते हैं। ये भी नहीं होगा। सी नंबर नहीं होगा। डी नंबर क्या है? उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। ये भी नहीं होगा। यानी कि विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है? कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? आप सभी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण करना। स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण करने का सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। स्वालीनता, जिसे ऑटिज्म कहते हैं, एक विकासात्मक दिव्यांगता है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इससे ग्रसित बच्चे खुद में खोए रहते हैं एवं दूसरों के साथ सहज नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? फर्स्ट नंबर क्या है? दी गई जानकारी को कंठस्थ, जहाँ पे भी जिस भी ऑप्शन में कंठस्थ यानी कि याद करने पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा वो विकल्प किसी भी तरीक़ा से हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कंठस्थ यानी कि स्मरण की बात किया जा रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, जहाँ पे भी प्रतिस्पर्धा की बात होगी वो ऑप्शन किसी भी तरीक़ा से नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों निगलेक्ट हो गए। थर्ड ऑप्शन देखते हैं सी पे क्या दिया हुआ है। सी पे है व्यवहार के अनुकूलन के लिए। फोर्थ क्या है? पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक जीवन से जोड़ना है। जहाँ पे भी रियल लाइफ की बात होगी वही ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त सही होगा। विद्यार्थियों में प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने पर बल देना चाहिए। बच्चे वास्तविक जीवन की स्थितियों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके जल्दी सीखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण प्रणाली बच्चे के स्थानीय परिवेश में वास्तविक वस्तुएं, जीवित और निर्जीव चीज़ें होती हैं, जिसके माध्यम से वो अधिगम प्रक्रिया को सरलतापूर्वक सीख सकता है।
विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित पाठ्य सामग्री के प्रयोग से बच्चे सहज रूप में तथा अप्रेरित होकर सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा पैसिव। पैसिव जहाँ पे बात करेगा, निष्क्रिय की बात करेगा, वो ऑप्शन पूर्णतः गलत होगा, और इसमें जो गलत था वही आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। तर्क क्या है? अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी से असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे असंबंधित शब्द लिख दिया, अगर संबंधित लिखा होता तो ये और आर दोनों सही होता। यहाँ पे असंबंधित है, इसलिए सेकंड वाला तो सही होगा ही नहीं। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम की प्रकृति है क्या है? तो अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है, एक्टिव और सोशल है। अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है। सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना लगभग असंभव है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि ज्ञान का निर्माण सीखने वाले के द्वारा उसे करके प्राप्त किया जाता है। सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रियात्मक यानी कि सामाजिक प्रक्रिया है। लेव वासगोस्की इस दृष्टिकोण के परावर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी युक्तियाँ समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हों। तर्क क्या है? भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। ये और आर दोनों सही हैं, आर ये की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विद्यार्थी को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा मास्टरी ओरिएंटेड यानी कि महारत उन्मुखी। विद्यार्थियों को महारत उन्मुखी या प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। वे लक्ष्य प्राप्त करने में तभी सक्षम होंगे जब उन्हें वांछित कौशल में प्रावीणता हासिल हो। उदाहरण के लिए एक छात्र जिसकी क्रिकेट में रुचि है और एक बल्लेबाज बनना चाहता है, उसे अपनी बल्लेबाजी कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वो तभी बेहतर प्रदर्शन करेगा जब उसके पास सही कौशल और प्रशिक्षण होगा। महारत उन्मुखी लक्ष्य क्षमताओं व योग्यताओं के मानक स्तर को प्राप्त करने पर केंद्रित है और किसी कार्य में प्रवीणता हासिल करने पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि ... नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा सक्रियता और अधिगम आसक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों
का प्रस्ताव रखती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, अधिगमकर्ता केंद्रित। इसको दूसरे शब्दों में शिक्षक केंद्रित भी कह सकते हैं, यानी कि बच्चों के हिसाब से या बच्चों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। साथियों, आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल उमेश STG 2.0 को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।